नमस्कार, शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ जो देहरादून से है, जहां पर पलटन बाजार में मास्क नहीं पहनने पर सख्त कार्रवाई होगी। पुलिस प्रशासन ने मास्क नहीं पहनने वालों पर चालान काटने के लिए टीमों की संख्या बढ़ा दी है। 200 रुपए का चालान काटकर मास्क दिया जाएगा। लगातार बढ़ती भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने यह फैसला किया है। कोरोना संक्रमण की बढ़ती आशंका को देखते हुए डीएम की तरफ से यह निर्देश जारी किया गया है। बड़ी खबर देहरादून से हम आपको बता रहे हैं, पलटन बाजार में भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है, जिसको देखते हुए प्रशासन ने अब यह फैसला किया है कि जो लोग बगैर मास्क के नजर आएंगे 200 रुपए का चालान काटकर उनको मास्क दिया जाएगा। क्योंकि त्योहारी सीजन है, भीड़ लगातार बाजारों में बढ़ती जा रही है, लोग लापरवाह भी होते जा रहे हैं। कोरोना विस्फोट एक बार फिर से ना होने पाए, इस वजह से प्रशासन की तरफ से कदम उठाया जा रहा है। डीएम ने बाकायदा निर्देश जारी किया है और इसके लिए टीमों का गठन भी किया गया है। उन टीमों में शामिल लोगों की जिम्मेदारी होगी कि मास्क नहीं पहने लोगों को चिन्हित करें, उनकी पहचान करें, उनका चालान करें और उसके बाद उनको मास्क भी मुहैया करवाएं। हालांकि प्रशासन की तरफ से यह भी कहा गया है कि लोगों को जागरूक किया जा रहा है, उनको समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि अभी कोरोना का खतरा टला नहीं है, लिहाजा लापरवाही ना बरती जाए। लोगों को एहतियात बरतने की जरूरत है। उसके बावजूद अगर कोई लापरवाही करता है तो प्रशासन सख्ती से निपटने के लिए तैयार है। टीमों का गठन पहले भी किया गया था, लेकिन अब टीमों की संख्या बढ़ा दी गई है ताकि अधिक से अधिक लोगों पर निगरानी रखी जा सके और मास्क नहीं पहनने वालों को समझाया जा सके, उनका चालान भी काटा जा सके। गैरसैंण की डेवलपमेंट में प्राइवेट पार्टनर भी शामिल होंगे। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि 25,000 करोड़ रुपए से राजधानी क्षेत्र का पूरा विकास होगा और डेवलपमेंट के लिए पीपीपी मॉडल सफल मॉडल है। वहीं सीएम ने गैरसैंण में सचिवालय का भी शिलान्यास किया, जिसकी लागत 110 करोड़ होगी और जल्द ही इसका काम भी शुरू हो जाएगा। सीएम ने कहा कि गैरसैंण का सचिवालय पारंपरिक पहाड़ी शैली में तैयार किया जाएगा। राजधानी के लिए जो एक बड़ी आवश्यकता होती है कि उसका सचिवालय वहां पर होना चाहिए, उस सचिवालय का भी आज यहाँ पर शिलान्यास किया गया है और बहुत जल्दी इसका जो निर्माण कार्य है वो भी प्रारंभ कर दिया जाएगा। आज विकास का जो दुनिया में सबसे सफल मॉडल है वो पीपी है, ट्रिपल पी मॉडल है और किसी स्टेट में जितना इन्वेस्टमेंट प्राइवेट आए वो विकास के नए नए रास्ते खोलता है और स्थानीय लोगों को रोजगार मिलता है। 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी जहां राज्य और केंद्र सरकार के द्वारा किए गए कामों के सहारे जनता के बीच जाने की तैयारी कर रही है, तो वहीं कांग्रेस में कंफ्यूजन बरकरार है। चुनावों में बेहतर वादे और दावे किसी भी राजनीतिक पार्टी की जीत और हार का अंतर बढ़ा सकते हैं, लेकिन उत्तराखंड में विपक्षी कांग्रेस में इन वादों और दावों को लेकर एक मुंह नहीं दिख रहा है। पूर्व सीएम हरीश रावत ने तो आम आदमी पार्टी के दावे चुराकर उन्हें कांग्रेस का वादा करार दे दिया है। हरीश रावत 2022 में कांग्रेस की सरकार बनने पर मुफ्त बिजली और पानी के साथ ही सरकारी नौकरी का वादा अभी से खुलेआम करने लगे हैं कि हम 100 यूनिट से लेकर के 200 यूनिट के बीच अगले 2 सालों के अंदर फ्री बिजली लोगों को दे सकें, प्रति परिवार दे सकें और साथ साथ जो है 25 लीटर अच्छा शुद्ध पेयजल भी 2 साल के अंदर सबको प्रति परिवार उपलब्ध करवा सकें। और नौकरी का वादा सर आपने? हाँ, नौकरी के लिए जितने पद खाली हैं कांग्रेस 2 साल के अंदर उनको भर देगी। हैरानी की बात यह है कि हरीश रावत खुले मंचों से जनता से वादे कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने दो टूक कह दिया है कि कांग्रेस जनता से ऐसा कोई वादा नहीं करेगी जो पूरा ना किया जा सके। हम कह देंगे बिजली पानी फ्री दे देंगे, दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे। हम लोग तो हमेशा तिवारी जी के सीख रही, जो कर सको वही कहना चाहिए, तो हम लोग वही करेंगे, कहेंगे जो कह सकेंगे। साफ है कि कांग्रेस के नेता अभी तक ये तय नहीं कर पाए हैं कि आखिर किन वादों और दावों की चाशनी जनता के सामने परोसी जाएगी। ऐसे में कांग्रेस नेताओं का हाल अपनी ढपली अपना राग सरीखा है, जो सत्ता में काबिज बीजेपी के लिए किसी मधुर धुन से कम नहीं है। न्यूज़ 18 के लिए हल्द्वानी से शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। और बात करते एक बड़ी खबर की। साल 2012 में आचार संहिता के उल्लंघन और कर्मचारियों से बदसलूकी मामले में कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में दोषी करार दिया गया है। कोर्ट ने मंत्री पर 3 महीने
का कारावास और 1000 रुपए का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने मंत्री को धारा 143 के तहत दोषी करार दिया। हालांकि मंत्री हरक सिंह रावत को जमानत भी मिल गई है। वहीं इस पूरे मामले में हरक सिंह रावत के अधिवक्ता रवथाड़ का यह कहना है कि कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं और वो जल्द ही जिला जज की अदालत में मामले को चुनौती देंगे। कोर्ट ने जो है मंत्री जी को जो है इसमें कन्विक्टेड किया है और हम इस ऑर्डर के अगेंस्ट माननीय जनपद न्यायालय में जो है अपील करेंगे। अपील हम जो है 30 दिन के भीतर दाखिल कर देंगे। इसमें क्या आपसे फैसला आया है? फैसला जो है मंत्री जी को उन्होंने जो है कोर्ट ने 3 माह की सजा और 1000 रुपये से दंडित किया है, तो हम इस फैसले को चुनौती देंगे। अक्सर महाकुंभ 12 साल बाद आता है, लेकिन इस बार ग्रहों और नक्षत्रों के चलते महाकुंभ 11वें साल में आयोजित किया जा रहा है। इसके पीछे का कारण क्या है, आप इस रिपोर्ट में देखें। हरिद्वार में होने जा रहे महाकुंभ के लिए तैयारियां जोरों से चल रही हैं। लेकिन इस बार पड़ने वाला महाकुंभ 12वें नहीं बल्कि 11वें साल में आयोजित हो रहा है। कुंभ इसलिए 12 साल में मनाया जाता है कि 12 साल के समुद्र मंथन के बाद ही अमृत का कलश निकला था, जिसके कारण 12 साल बाद महाकुंभ लगता है। लेकिन इस समय हरिद्वार में 11 साल बाद इसका आयोजन हो रहा है, जिसका एक बड़ा कारण ज्योतिषी शास्त्र के अनुसार मेष राशि में सूर्य और कुंभ राशि में बृहस्पति होने से महाकुंभ का योग 2022 की जगह 2021 में किया जा रहा है। जो इस बार जो ग्रहों का जो गणना निकाली गई, ये सारा खेल बृहस्पति और सूर्य के ऊपर होता है। बृहस्पति जब मकर राशि पर होता है और सूर्य जब मेष राशि पर होता है। अगले 2022 में जो बृहस्पति की जो दशा है वो कुंभ राशि पर न होने के कारण इसलिए वो 2021 में मनाया जा रहा है। इस बार पहला शाही स्नान 11 मार्च महाशिवरात्रि के दिन है, तो वहीं दूसरा शाही स्नान 12 अप्रैल सोमवती अमावस्या के दिन और तीसरा शाही स्नान 14 अप्रैल को है। चौथा शाही स्नान 27 अप्रैल को, जिसको कोरोना महामारी के बीच में सुरक्षित करवाना प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती बना है। तो 2-3 हमारे जो स्नान पर्व और जो कुंभ के शाही स्नान है वो बहुत पास है, और पास में होने की वजह से डेट्स के बीच में ड्यूरेशन कम होने की वजह से पुलिस के लिहाज से जो भीड़ नियंत्रण की हमारी जो व्यवस्था है उस लिहाज से काफ़ी चैलेंजिंग रहेगा। ये पहली बार नहीं है कि कुंभ 12 साल से घटकर 11 साल में हो रहा है। इससे पहले भी सन 1855 और 1938 में भी ऐसे ही योग बने थे, जब कुंभ का आयोजन 11वें साल में किया गया था। न्यूज़ 18 के लिए सतेंद्र बर्थवाल की रिपोर्ट। परिवहन विभाग उन प्रवासी लोगों को रोजगार देने की योजना बना रहा है जो इलेक्ट्रिक वाहन चलाना चाहते हैं या फिर मोटर कैब स्कीम बिजनेस से जुड़ना चाहते हैं। लेकिन क्या पूरे राज्य में ऐसा संभव हो पाएगा, आप इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तराखंड में परिवहन विभाग प्रवासियों को रोजगार से जोड़ने की नीति पर काम कर रहा है। विभाग उन प्रवासी लोगों को रोजगार देना चाहता है जो रेंट पर मोटर कैब चलाने के बिजनेस से जुड़ना चाहते हैं। टूरिज्म की संभावनाओं को देखते हुए विभाग इलेक्ट्रिक वाहन भी चलाने पर विचार कर रहा है। एक हम लोग अभी नीति बना रहे हैं, एक स्कीम बना रहे हैं जिसमें जो इलेक्ट्रिक कारें हैं उनको रेंट पे देने के लिए व्यवस्था की जाएगी। कुछ ऐसे लोग हैं जो इसके इच्छुक हैं, तो इनके लिए क्योंकि नीति नहीं है, एक रेंट मोटर कैब स्कीम होती थी, उस स्कीम केंद्र सरकार की स्कीम है। उसके लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट ये है कि एक व्यक्ति के पास या एक कंपनी के पास 50 का फ्लीट होना चाहिए गाड़ी। हालांकि परिवहन के कारोबार से जुड़े लोगों को इस पर ऐतराज है। वो तो इस योजना की कामयाबी पर अभी से सवाल खड़े कर रहे हैं। उनका कहना है कि इलेक्ट्रिक गाड़ियां पहाड़ में चल पाना संभव नहीं है। के लिए तो ले आए, ये तो बहुत अच्छी बात है कि अगर ये कोई नीति बना रहे हैं, लेकिन अगर ये 3 पहिया वाहन अगर ये पहाड़ी क्षेत्रों में चलेंगे तो कहीं ना कहीं एक्सीडेंट होने का खतरा रहेगा, क्योंकि बैलेंसिंग इन गाड़ियों की नहीं होती है। तो सबसे पहले तो सरकार को ये सोचना है कि जो ये वाहन इलेक्ट्रिक आएंगे 3 पहिया वाहन, तो ये कहाँ चल पाएंगे। पहले से गाड़ियों का दबाव और ऊपर से इलेक्ट्रिक गाड़ियों को पहाड़ में दौड़ाकर प्रवासियों को रोजगार देना ऐसी योजना है जिसका साकार होना तो दूर, धरातल पर उतरने में भी अभी कई रोड़े हैं। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट।
दीपावली के त्यौहार में जहां लोग बिना मास्क के ही घरों से बाहर निकलने लगे हैं, तो वहीं बाजारों में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां भी उड़ रही हैं। कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ता जा रहा है, जिससे स्वास्थ्य विभाग के सामने अब एक बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। अनलॉक के बाद से अब लोगों में कोरोना के प्रति डर खत्म हो गया है, लेकिन आम लोगों की यही लापरवाही आने वाले समय में भारी ही पड़ सकती है। विभाग द्वारा लगातार लोगों को जागरूक किया जा रहा है। कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है। इस समय अनलॉक होने के बाद हमें ज़्यादा सतर्कता की आवश्यकता है। दूसरा, मौसम भी अब थोड़ा ठंड होने लग गया है और दिवाली का मौसम है, त्यौहार का मौसम है, तो भीड़ भाड़ से लोगों को ज़्यादा बचने की ज़रूरत है। तो मेरी इस समय सभी लोगों से अपील है कि वो मास्क का प्रयोग करें और 2 गज की दूरी अपनी बना के रखें। उधर अल्मोड़ा में नगरपालिका कर्मचारियों को पिछले 2 महीने से सैलरी नहीं मिली है, जिससे पालिका के कर्मचारियों और सफाई कर्मचारियों में नाराजगी है। कर्मचारियों ने कहा है कि दीपावली के 3 दिन बचे हुए हैं, लेकिन पालिका प्रशासन ने बोनस तो छोड़ो, वेतन भी नहीं दिया है। जल्दी ही वेतन नहीं दिया गया तो कर्मचारी सफाई व्यवस्था सहित अन्य कार्यों को ठप्प कर देंगे। पालिका के ईओ का कहना है कि जल्द ही वेतन दे दिया जाएगा। हम लोग का तो नहीं है, ठीक है, जो कर्मचारियों का लोन है उनका क्या होगा? उधर रुड़की के मंगलौर में हुए सिलेंडर ब्लास्ट के बाद भी कई दुकानें और ढाबों के साथ ही होटल संचालक सबक नहीं ले रहे हैं और शहर के साथ ही देहात इलाकों में कई होटल ढाबों में घरेलू सिलेंडर का इस्तेमाल किया जा रहा है। अग्निशमन के यंत्र भी यहां पर नहीं लगाए गए हैं, जो हादसों को न्योता दे रहे हैं। वहीं अग्निशमन विभाग की बड़ी लापरवाही भी सामने आ रही है, क्योंकि हादसे के बाद ही विभाग की नींद टूटती है और फिर होटल ढाबों में चेकिंग अभियान चलाया जाता है। इसके सापेक्ष में उच्च अधिकारियों को बहुत सख्त निर्देश मिले हुए हैं कि आप अपने क्षेत्र में हर संभव चेकिंग कीजिए और जिन ढाबों में और जिन होटलों में, जिन मिष्ठान भंडारों में इस प्रकार की अनियमितता बरती जाती है, उनको सख्त निर्देश देके और अग्नि सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम कीजिए। रुड़की में त्योहारों की सीजन में बाजारों में भीड़भाड़ के मद्देनजर होमगार्ड तैनात किए गए हैं, ताकि त्योहारी सीजन में लोगों को जाम और जेब कतरों से बचाया जा सके। एसपी देहात का कहना है कि सुरक्षा के मद्देनजर होमगार्ड को तैनात किया गया है, ताकि आम जनता को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। इसको लेकर व्यापारियों से बातचीत की गई है और उसके बाद पुलिस की तरफ से सहयोग लेकर इसे आगे बढ़ाया जा रहा है। त्योहारों के मद्देनजर बाजारों में भीड़ होने की प्रबल आशंका है। इसके मद्देनजर सभी प्रभारी निरीक्षक और थानाध्यक्षों को निर्देशित किया गया है कि वे जहां भी ऐसे भीड़ भाड़ वाले स्थान हो सकते हैं, वहां पर आवश्यकता अनुसार होमगार्ड, पीआरडी और सिविल पुलिस के, ट्रैफिक पुलिस के जवानों की तैनाती करें। इसी क्रम में रुड़की मेन बाजार और बीटीगंज में भीड़ के मद्देनजर होमगार्डों की तैनाती किए जाने के लिए का निर्णय लिया गया है। और अब खबर खटीमा से है, जहां पर इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। चटिया फार्म गांव इलाके में एक खेत में मिट्टी में आधा दबा हुआ नवजात शिशु मिला है। ये मामला सामने आने के बाद से स्थानीय ग्रामीणों का बच्चे को देखने के लिए जमावड़ा लग गया। गांव के कुंदन भंडारी ने 108 की टीम को नवजात शिशु को सौंप दिया है, जिसके बाद नवजात शिशु का सिविल अस्पताल में इलाज चल रहा है। पूरे मामले में अस्पताल प्रशासन अभी कुछ भी कहने से बच रहा है। मैं जरा अपने काम पर जाता सुबह, तो गांव वाले इकट्ठे हुए, वहाँ बहुत भीड़ थी। गांव वाले कोई उठाने की तैयारी नहीं बच्चे को। बच्चा मेरे खेत में कम से कम गड्ढे में 1-1.5 फीट का गड्ढा था, उसमें दबाया था। कम से कम मुंह पूरा बंद था, लगभग नाक में हल्का सा मिट्टी, मुंह के अंदर पूरी मिट्टी। तो कोई उठाने की तैयारी नहीं उसको। तो मैं बोला मैं उठाता हूँ उसको। मैंने कहा मैं पुलिस का इंतजार नहीं करना चाहता हूँ। तो मैंने बोला जो होगा कार्रवाई जो होगी मुझ पर होगी। कॉर्बेट पार्क के झिरना रेंज में हाथियों का एक झुंड टहलता हुआ नजर आया, तो वहां से गुजर रहे सैलानियों ने इन तस्वीरों को अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया। फिर हाथियों का झुंड जंगल की ओर चहलकदमी करता हुआ निकल गया। दीपावली में उल्लुओं की तस्करी के मद्देनजर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने अलर्ट जारी कर दिया है। देहरादून फॉरेस्ट डिवीजन की टीम इन दिनों रात भर सर्च अभियान चला रही है। खासकर जंगल से लगी नदियों और पूजा पाठ वाले स्थानों पर तांत्रिकों के द्वारा पूजा पाठ करने की आशंका को देखते हुए यहां पर चेकिंग बढ़ा दी गई है। दरअसल दिवाली आते ही मां लक्ष्मी के वाहन उल्लू की जान पर बनाती है। दिवाली में उल्लू सुरक्षित रह सकें, इसके लिए कॉर्बेट प्रशासन ने कमर कस ली है। दिवाली पर मां लक्ष्मी की आराधना की जाती है।
ऐसे में मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए देश भर में कई टोटके भी किए जाते हैं, जिनमें मां लक्ष्मी के वाहन उल्लू की जान पर बनाती है। कुछ लोग तंत्र विद्या से मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए उल्लू की बलि भी देते हैं। कुछ भ्रांतियां भी हैं लोगों में, और ख़ास तौर से तंत्र विद्या वाले लोग हैं वो इसका शिकार करते हैं और वो जो तंत्र विद्या में इसका उपयोग करते हैं, तो इसके ऊपर काफ़ी खतरा मंडरा जाता है और ये इस समय ज़्यादा इसका उपयोग किया जाता है। उल्लू को इन अंधविश्वासियों से बचाने के लिए वन विभाग भी मुस्तैद है और कॉर्बेट में उल्लुओं की सुरक्षा के चलते कर्मचारियों की छुट्टियां निरस्त कर दी गई हैं, जिससे कि जंगल का ये जीव जंगल में सुरक्षित रह पाए। इस समय में अवैध पातन, अवैध शिकार, खास करके जो हमारे आउल्स की अलग अलग प्रजातियां हैं उनके वो काफ़ी वल्नरेबल हो जाती हैं इस समय में, तो उन सब पे हम विशेष ध्यान दे रहे हैं और पूरा कॉर्बेट एडमिनिस्ट्रेशन जो है हाई अलर्ट पे है। पर्व त्योहार चमोली के औली से शुरू हुआ आईटीबीपी का अभियान शौर्य शिवपुरी में क्लोजिंग सेरेमनी के साथ समाप्त हो गया। 3 नवंबर को जोशीमठ औली स्थित आईटीबीपी पर्वतारोहण और स्कीइंग संस्थान से अभियान शुरू हुआ था, जिसमें 5 महिला जवानों समेत 20 जवानों ने साइकिलिंग और राफ्टिंग के जरिए 300 किलोमीटर की यात्रा की। कई स्थानों पर स्वच्छता अभियान भी चलाया गया। और इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। देखिए सोमवार से शुक्रवार रात 7:56 पर सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर